हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस के ब्रिज पार्ट 2 हिस्ट्री सीरीज में। कल हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 12 प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम दूसरा पार्ट देखते हैं और ये हमारा यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से यूपीएससी में अभी तक जितने प्रश्न पूछे हैं 98 या 103 2005 से 2020 तक, तो सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। कल हमने 12 प्रश्नों को देखा था, आज फिर हम इसका पार्ट 2 लाए हैं। मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 4 या 5 तक हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमारा बीपीएससी में अगर ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है तो हमारा गलती ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महान अतिक्रमण निम्न में से किस घटना का वर्णन करता है? या उलगुलान विद्रोह के नाम से और किसे जाना जाता है? 1857 का विद्रोह, 1921 का मोपला विद्रोह, 1859 से 60 का इंडिगो विद्रोह या 1999 से 1900 का बिरसा मुंडा विद्रोह। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि उलगुलान विद्रोह कि वो बिरसा मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, या फिर बिरसा मुंडा विद्रोह को हम उलगुलान विद्रोह या महान अतिक्रमण की घटना का वर्णन है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1899 से 1900 के बीच जो बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ उसको इस घटना में के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मैडम भीकाजी कामा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। एक मिनट, अब से देखते हैं भीकाजी कामा के बारे में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। क्या ये कथन ठीक है? दूसरा है, मैडम कामा ने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया। ठीक है, ये ठीक है, दूसरा ठीक है। इनका जन्म पारसी में हुआ, ये भी पारसी में हुआ था, तो मैडम भीकाजी कामा का जन्म पारसी में हुआ था, ये ठीक है। तो तीसरा यहाँ भी है, तीसरा यहाँ भी है, तीसरा यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखेंगे क्या पहला ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3, यानी मैडम कामा ने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया, कथन बिल्कुल ठीक है, दूसरा ठीक है। और तीसरा, इनका पारसी में जन्म हुआ था, यानी 2 और 3। तो क्या एक भी ठीक है? तो नहीं, एक गलत है, क्योंकि मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में नहीं, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो ये याद रखिएगा, जर्मनी में, ना कि पेरिस में। तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा केवल दूसरा और तीसरा। पहला कथन गलत हो गया सिर्फ इस जगह के नाम से, बाकी 1907 ठीक है और अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन भी ठीक है। क्या पता एग्जाम में जर्मनी ही लिख दे और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की जगह कुछ और सम्मेलन लिख दे, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गांधीवादी अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? इस तरह का प्रश्न बीपीएससी पूछता है। ये जो चारों ऑप्शन है ये गांधीवादी अनुयायी है। ठीक, ऑप्शन है एएन सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। तो पेशे से कौन शिक्षक थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, जेबी कृपलानी। जीवत राम भगवान दास कृपलानी इनका पूरा नाम है। तो जेबी कृपलानी पेशे से शिक्षक थे और गांधीवादी अनुयायी थे। या ऐसे भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन कौन गांधीवादी अनुयायी थे? तो याद रखिएगा, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, एएन सिन्हा, ऐसे भी ध्यान में रखना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कविता सुबह आजादी लिखी? सुबह ए आजादी किसने लिखी? साहिर लुधियानवी, फैज अहमद, मोहम्मद इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फैज अहमद।
इन्होंने कविता लिखी सुबह ए आजादी। पांचवा प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्न में से किस दल की स्थापना की, किस पार्टी की स्थापना की। कुछ पार्टी का नाम दिया है और बताना है कि कौन कौन से वो पार्टी हैं जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा स्थापित की गई थी। पहला है स्टेटमेंट, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो ये शेड्यूल कास्ट को बहुत मानते थे और इनके नाम पे अभी भी बहुत कुछ दलित समुदाय वर्गों के लिए, तो शेड्यूल कास्ट वाला ठीक लग रहा है और ये 100% ठीक है। तो देखेंगे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी हम यहाँ भी एलिमिनेशन मेथड से आंसर नहीं कर सकते। द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो ये भी किए थे और ये भी किए थे। इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3। पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ये इस दल का स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने नहीं किया था। ये मुंबई में एक मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टी था और इसके बहुत सारे अलग अलग संस्थापक हैं, सिर्फ एक नहीं है। पुणे से केशव नाथ भगवान करके हैं एक, फिर सतारा से अलग है, कोई नासिक से अलग है। तो कम से कम 8-9 व्यक्ति मिलके अलग अलग स्थान पे इसकी स्थापना किए हैं, पीजेंट्स एंड, और इसका मेन मुंबई के 3 ऐसे जिले हैं जहाँ पे मेन प्रभाव पड़ा इस पार्टी का, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। तो उस जगह का नाम और इसकी स्थापना का नाम हम जो अपना रोज टेस्ट देते हैं वहाँ पोल की दुनिया में या फिर बीपीएससी 17 करके जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे टेस्ट दे के सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ छूट गया तो वहाँ भी छूटेगा, हम टेस्ट के द्वारा भी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर ने किस दल की स्थापना की, तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये नहीं किए थे। ठीक, जहाँ एक है काट दीजिए, उत्तर आ गया केवल 2 और 3। अगर ये भी याद है सिर्फ कि ये तो अम्बेडकर जी नहीं किए थे, तो ऐसे भी हम अपने उत्तर पे जा सकते थे। और यहाँ भी हम कर सकते थे कि अगर ये भी याद है कि मैडम कामा जी ने जर्मनी में किया था, तो यहाँ भी एक काट देते, यहाँ एक काट देते, और यहाँ 3 तो 100% ठीक है। फिर ये स्टेटमेंट अगर आपको याद होता कि दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में कार्य की, तब आप यहाँ आ सकते थे। तो इस तरह के प्रश्नों को पूछ रहा है और बीपीएससी के चेयरमैन सर ने भी कहा है कि गहराई से पढ़ने की जरूरत है। तो हमें सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना है, हमारे पास पर्याप्त समय है। अब तो हमें तिथि भी मालूम है कि किस दिन एग्जाम होने वाला है। अब आते हैं अपने छठे प्रश्न पर। प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता क्यों प्रसिद्ध है। उषा मेहता प्रसिद्ध है क्यों? ऑप्शन सुनिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त कांग्रेस रेडियो संचालित किया इसलिए, या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु ये प्रसिद्ध हैं, या भारतीय राष्ट्रीय सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व की इसलिए, या पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार के गठन में सहायता की। तो ये सब चीज ऑप्शन, ये इस तरह के प्रश्न तभी बनते हैं जब अगर मुझे याद नहीं है और मुझे रिस्क लेना है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता के लिए ये बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है कि ये प्रसिद्ध क्यों है। इतना सहभागिता तो बहुत सारे लोगों ने किया है, तो वो चीज़, तो सहभागिता होने से बहुत बड़ी प्रसिद्धि नहीं मिल रही है। सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किए, ये भी उतना नहीं लग रहा है कि हाँ बहुत ये है प्रसिद्धि वाला। और अंतरिम सरकार के गठन में सहायता किए, तो सहायता तो बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन प्रसिद्धि कह रहा है। तो मैं रिस्क लेती कि हो सकता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त कांग्रेस रेडियो संचालित किया। ये तीनों ऑप्शन में से ये देख रहे हैं इसका कि गुप्त कांग्रेस रेडियो संचालित, इसको सीक्रेट कांग्रेस रेडियो, और ये जो रेडियो संचालित था ये भूमिगत रेडियो संचालित था। तो इन्होंने ही किया था, उषा मेहता ने, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। बाकी सब ऑप्शन से ये थोड़ा हट के है, तो ये ऐसी चीज है जो इनको फेमस बनाती है। गुप्त कांग्रेस रेडियो संचालित की थी
और वो भूमिगत था, अंडरग्राउंड था, इसलिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा ऑप्शन, और इसका सही उत्तर भी यही होगा। तो उषा मेहता जी से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त कांग्रेस रेडियो इन्हीं के द्वारा संचालित किया गया, इसीलिए ये इनकी प्रसिद्धि है उषा मेहता का। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 7वां प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की? ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट, सार्वजनिक निर्देश की सामान्य समिति 1823, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट विवाद। सही उत्तर चुनिए, केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। तो पूछ रहा है सवाल, क्या ये तीनों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की? तो ये तीनों आंसर सही है, इसका उत्तर होगा डी। पहला भी ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भी अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई, सार्वजनिक निर्देश की सामान्य समिति 1823, इससे भी अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई, और ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट विवाद के द्वारा भी अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। 8वां प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक, 18वीं शताब्दी माने 1750 के मध्य में बंगाल से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्यात मुख्य वस्तुएं थी। क्या निर्यात होता था? निर्यात मीन्स भेजना, आयात मीन्स मांगना। ऑप्शन है कच्चा कपास, तेल बीज और अफीम, चीनी, नमक, जस्ता और सीसा। सी ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय। डी ऑप्शन है कपास, रेसे, साल्ट पीटर और अफीम। तो 1750 बोल रहा है 18वीं शताब्दी के मध्य में, यानी 1750 में बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या निर्यात की जाती थी? तो ऑप्शन डी, कपास, रेसे, साल्ट पीटर और अफीम। ठीक है, याद रखिएगा, कपास, रेसे, साल्ट पीटर और अफीम। ठीक है। 9वां प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा अवलोकन सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है यह एक हिंसक आंदोलन था, तो यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि यह एक हिंसक आंदोलन नहीं था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ये ठीक है। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये भी ठीक है। यह सामान्य रूप से श्रमिक वर्गों को आकर्षित नहीं किया था, तो ये भी ठीक है। तो यह एक हिंसक आंदोलन नहीं था, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। 10वां प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली, नाम क्या पूछ रहा है? अरुणा आसफ अली किस भूमिगत गतिविधि की एक प्रमुख आयोजक थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन की एक प्रमुख आयोजक थी। याद रखिएगा, अरुणा आसफ अली का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस समूह के पौधों को नई दुनिया में कृषि योग्य बनाया गया? नई दुनिया यानी न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया, और उसका यानी जो इधर नई दुनिया में कृषि योग्य बनाया गया उसको पुरानी दुनिया में प्रचलन शुरू किया गया। ठीक, यानी ये लोग प्रचलन सब चीज कर लिए और इसको अब कृषि योग्य बना रहे हैं नई दुनिया वाले, और पुरानी दुनिया में प्रचलन शुरू किया गया। ऑप्शन है तंबाकू, कोको और रबड़, तंबाकू, कपास और रबड़, कपास, कॉफी और गन्ना, रबर, कॉफी और गेहूं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तंबाकू, कोको और रबड़। तो न्यू वर्ल्ड में इसे तंबाकू, कोको और रबड़ को कृषि योग्य बनाया गया और पुरानी दुनिया में इनका प्रचलन शुरू किया गया। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया, और कल हमने 12 प्रश्नों को कर लिया, यानी अभी तक हमने टोटल 23 इंपॉर्टेंट प्रश्न को सॉल्व कर लिया।
और ये जो जितने मैंने प्रश्न दिखाए कल और आज का पार्ट 2 वीडियो, इस 23 में से जो भी है 5 या 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि यही वो 23 क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी भी इसमें प्रश्न बचा हुआ है जिसको हम करेंगे पार्ट 3 में। ये था हमारा पार्ट 2 वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये लाभ मिले। और जो यूपीएससी एस्पिरेंट है और जो जिसने अभी शुरुआत की है वो भी देख सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि ये यूपीएससी का पीवाईक्यू ही है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।